डेडलॉक। तो हम लोग एक ओवरव्यू देख लिए थे कि डेडलॉक क्या है, क्यों होता है। आज सबको डिटेल में वही चीज़ को जो बेसिक में हम पूरे डेडलॉक को एक ओवरव्यू बताए थे कि क्या पढ़ने जा रहे हैं डेडलॉक में। अभी जो स्टार्ट करेंगे जो फुल एनालिसिस है, कंप्लीट डेडलॉक। अभी से जितना टाइम भी चले, 5 घंटा 6 घंटा जो भी चलेगा, मतलब कि डेडलॉक कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए पिछले वाले में मान लो कुछ बेसिक में दिमाग से स्किप भी किया हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ अभी आएगा। सेम चीज़ को डिटेल में यहाँ पर रिपीटेशन हम करेंगे, बस अभी देखना है और सब समझ में आएगा, आराम से देखते रहना। चलो फिर, तो एक चीज़ हम लोग क्या बात कर रहे थे अभी तक, क्या देखे, जो डेडलॉक कैसे होगा। एक से ज़्यादा प्रोसेस अगर है, एक से ज़्यादा प्रोसेस है तो डेडलॉक का पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या कर रहा है, रिसोर्स है बहुत सारा, मल्टीपल रिसोर्स है, रिसोर्स का डिमांड कर रहा है। अगर ऐसा कहीं हो जाए कि जो रिसोर्स को डिमांड कर रहा है वो रिसोर्स उसको कभी ना मिले, मतलब एक दूसरे प्रोसेस पर, ए प्रोसेस इस पर डिपेंडेंट हो गया, ए इस पर, मतलब कि रिसोर्स के लिए, मतलब क्या, P1 डिपेंड कर रहा है कि P2 जब रिलीज करेगा तब अपना काम करेगा, P2 डिपेंड कर रहा है कि P1 जब रिलीज करेगा तब काम करेगा, जबकि दोनों में से कोई रिलीज कर ही नहीं पाया रिसोर्स को। तो इस चक्कर में डेडलॉक हो गया। तो हम लोग देखे थे क्या डेडलॉक क्यों होता है, लेकिन हम एक बताए थे कि कंडीशन ऐसा क्या क्या हो सकता है जिसमें डेडलॉक होगा। मतलब क्या, कुछ पार्टिकुलर कंडीशन था, जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया, होल्ड एंड वेट हो गया, जो भी ऐसा कंडीशन था सब। तो लास्ट में, एट लास्ट हम लोग क्या करवा रहे थे, सबसे लास्ट में हम लोग क्या किए थे, जो प्रोसेस है P1 P2, बहुत सारा प्रोसेस है, ये सब का कुछ ना कुछ डिमांड है ना, डिमांड। तो मान लो P1 को 10 रिसोर्स चाहिए, P2 को 2 चाहिए, P3 को 7 चाहिए, तो टोटल कितना डिमांड हो गया तीनों को मिलाकर कितना हुआ, 10 7 17 2 19 19। अगर 19 रिसोर्स है तब इसमें डेडलॉक नहीं होगा, ठीक। लेकिन एक और रास्ता है क्या कि 10 रिसोर्स ही है, लेकिन पहले P1 को दिए, कंप्लीट करवाए, फिर कंप्लीट किया तो मतलब ये रिलीज कर दिए, रिसोर्स को छोड़ दिया। सेम रिसोर्स को फिर P2 को दिए, फिर P3 को दिए, तीनों कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर 10 रिसोर्स था, हम तो क्या किए, पहले P1 को करवाए एग्जीक्यूट, उसके बाद P2 को करवाए, उसके बाद P3 को। ये हम अपने तरीके से, अपने कन्वीनियंट जो मेरे लिए कंडीशन है, उस कंडीशन को फॉलो करके इसको हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में रन करवाए। लेकिन सिस्टम में कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही रन करे। क्यों? एलोकेशन तो वेज करेगा, हमको तो नहीं पता है अभी तक। तो वहाँ पर एक केस ऐसा बनता है कि P1 को 10 चाहिए ना, और टोटल रिसोर्स 10 है ना, तो मान लो P1 को 7 दे दे, P2 को 1 दे दे और P3 को 2 दे दे। तो इस केस में क्या हुआ, P1 भी 3 रिसोर्स का और वेट कर रहा है, P2 भी वेट कर रहा है, P3 भी वेट कर रहा है। तीनों में से किसी का भी कंप्लीशन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि 10 जो था, 10 रिसोर्स से 2 कंडीशन आ रहा है। क्या कंडीशन? एक आ रहा है क्या कि प्रीवियसली पहले एक P1 को रन किए, फिर P2 को, फिर P3 को, मतलब क्या, नो डेडलॉक। पॉसिबिलिटी जो है, एक पॉसिबिलिटी क्या है 10 रिसोर्स रहने से कि डेडलॉक नहीं हो रहा है। लेकिन एक और सेकेंड ऑप्शन में जब हम किए 7 1 2,
इस सीक्वेंस में जब एलोकेट किए रिसोर्स को, तब क्या हुआ, तब डेडलॉक हो गया ना डेडलॉक। तो इसका मतलब ओवरऑल क्या समझ सकते हैं, ओवरऑल इसका मीनिंग यही हुआ, जो सेम नंबर ऑफ रिसोर्स के रहने से डेडलॉक कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा, मतलब मे और मे नॉट बी पॉसिबल, डेडलॉक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसके लिए एक वर्ड है नेसेसरी कंडीशन। इसके लिए क्या वर्ड है, नेसेसरी कंडीशन। मतलब क्या कि डेडलॉक हो और नहीं हो दोनों ही केस इसमें रहेगा, पॉसिबिलिटी दोनों का ही है। ये केवल नेसेसरी कंडीशन है, कंफर्मेशन नहीं है, एश्योरिटी नहीं है कि डेडलॉक होगा ही या फिर नहीं ही होगा, कुछ भी एश्योरिटी नहीं है। सेम उसी तरीके से जैसे जो लोग अभी गेट का एग्जाम दे रहे होंगे, तो आईआईटी में जाने के लिए क्या चाहिए, आईआईटी में जाने के लिए क्या चाहिए, गेट का स्कोर कार्ड चाहिए। तो आईआईटी में जाने के लिए इंक नहीं है भैया, या फिर मार्कर चेंज करिए, रेड का रेड मार्कर चेंज करिए। एक आईआईटी में जाने के लिए क्या चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, स्कोर कार्ड चाहिए, स्कोर कार्ड चाहिए। लेकिन क्या ऐसा सच में है, चेंज कर दीजिए, मार्कर को ही चेंज करिए, ये लीजिए एक और मार्कर दूसरा लाइए। तो आईआईटी में जाने के लिए हम लोग क्या चाहिए, स्कोर कार्ड चाहिए। लेकिन अब यहाँ एक और कंडीशन क्या आता है कि मान लो स्कोर कार्ड तो है, चलो है, लेकिन एक हुआ हाई स्कोर, एक हुआ लो स्कोर। तो अगर किसी पर्टिकुलर आईआईटी के लिए जो इसका कट ऑफ है, स्कोर जो कट ऑफ है, जितना कट ऑफ पर एडमिशन हो रहा है, उस कट ऑफ से कम अगर स्कोर आया तो एडमिशन नहीं होगा। लेकिन उसके कट ऑफ से ज्यादा आया, हाई आया, तो क्या है, एडमिशन होगा। क्या हुआ, स्कोर कार्ड क्या हुआ, स्कोर कार्ड इज जस्ट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू आईआईटी। मतलब क्या, आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए स्कोर कार्ड एक नेसेसरी कंडीशन है। अगर एडमिशन चाहिए तो स्कोर कार्ड होना चाहिए, नेसेसरी है, जरूरी है। समझ रहे हो बात, अगर एडमिशन चाहिए तो स्कोर कार्ड होना जरूरी है, नहीं होगा स्कोर कार्ड तो नहीं होगा एडमिशन, पक्का है। मतलब क्या है, नेसेसरी है। लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर स्कोर कार्ड है तो एडमिशन होगा ही होगा, नहीं, कंफर्मेशन नहीं है ना। एक चांस है कि स्कोर कार्ड है लेकिन स्कोर लो है तो एडमिशन नहीं हो रहा है, नहीं हुआ। स्कोर कार्ड तो है लेकिन स्कोर लो है तो नहीं हुआ एडमिशन, और अगर हाई स्कोर है तो हो गया। मतलब क्या, ये क्या है, स्कोर कार्ड इज जस्ट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू आईआईटी। तो क्या हुआ, ये नेसेसरी कंडीशन हुआ। एक और चीज क्या है कि ये स्कोर कार्ड भी है और स्कोर भी हाई है। इस पार्ट को देखो, स्कोर कार्ड भी है और स्कोर भी हाई है, दोनों ही है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इस केस में क्या है, इस केस में एडमिशन हो जाएगा। अगर स्कोर कार्ड भी है, स्कोर भी हाई है, मतलब कि 100% एडमिशन होगा ही होगा। अगर कोई कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहता है तो एडमिशन उसका होगा, दोनों कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब स्कोर कार्ड प्लस हाई स्कोर क्या हुआ, इट इज सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन मतलब कि ये सफिशिएंट है, स्कोर कार्ड भी है, स्कोर भी हाई है, मतलब कि ये सफिशिएंट कंडीशन है। ठीक, तो यहां पर भी एक केस क्या था, सेम उसी तरीके से समझो, कोरिलेट करना है बात को।
जो अगर 10 रिसोर्स था हम लोग के पास, तो एक पॉसिबिलिटी था डेडलॉक नहीं होने का, एक पॉसिबिलिटी था डेडलॉक होने का। उतना ही नंबर ऑफ रिसोर्स में, उतना ही प्रोसेस में सेम सारा जितना भी सर्कमस्टांसेज है सारा कुछ सेम है, बस इसमें एलोकेशन का जो तरीका है वो डिफरेंट है। एलोकेशन का जो ऑर्डर है, जिस सीक्वेंस में जिस अमाउंट में एलोकेट कर रहे हैं रिसोर्स को, उसको थोड़ा सा चेंज करने पर कभी डेडलॉक हो रहा है, कभी डेडलॉक नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये बस एक नेसेसरी कंडीशन है, कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से एलोकेट हम करते हैं, लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी बताए थे, क्या करना है, P1 को 10 चाहिए ना, P1 को 10 चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे, P1 को 9 दिए, P2 को 2 चाहिए ना, P2 को 1 दिए, P3 को 7 चाहिए ना, देखो ये 7 चाहिए ना, ब्लैक वाला जो है जो कि मैक्सिमम नीड है, नीड ऑफ द प्रोसेस, तो पहले वाले को 9 एलोकेट किए, P2 को 1 किए, P3 को 6 किए। 6 क्या है, 7 से 1 कम है, 1 क्या है, 2 से 1 ही कम है, और P1 में 9 क्या है, 10 से 1 कम है। मतलब सबका जो नीड है, मैक्सिमम नीड से 1 कम रिसोर्स देना, सबको दे दिए। मतलब टोटल एलोकेटेड मतलब टोटल एलोकेटेड रिसोर्सेज, जो रिसोर्स एलोकेट किया गया है उसका टोटल जो सम है वो कितना है, टोटल नीड जो होगा, मान लो नंबर ऑफ प्रोसेस इक्वल टू 5 है, ठीक, नंबर ऑफ प्रोसेस 5 है, इसको मान लो xi से डिनोट करते हैं। मतलब x1 मतलब क्या, या pi ही लिख दो, xi से अच्छा है pi ही लिख देते हैं, pi, ठीक। मतलब i का वैल्यू 1 to 5 होगा, i का वैल्यू 1 to 5 होगा। हाँ, क्या हुआ, P1 P2 P3 P4 P5 हो गया, और Pi को कितना रिसोर्स चाहिए, Ri चाहिए, ठीक। i का यहाँ कुछ भी वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू हो सकता है, तो सबको जितना रिसोर्स चाहिए उससे सबको एक एक कम देना है, सबको एक एक रिसोर्स कम देना है। मतलब क्या हुआ, समीशन Ri, मतलब क्या है, P1 को मान लो कुछ वैल्यू चाहिए, नंबर ऑफ रिसोर्स R5 चाहिए। हाँ, मतलब कि R5 का मतलब नाम नहीं है, R5 बोलने का मतलब है 5 रिसोर्स चाहिए। P2 को R7 चाहिए, मतलब कि P2 को 7 रिसोर्स चाहिए। तो उस तरीके से जो सबको रिसोर्स चाहिए, टोटल नंबर ऑफ रिसोर्स जो मैक्सिमम नीड है, माइनस नंबर ऑफ प्रोसेस, मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोसेस प्लस 1। ये क्या हुआ, ये हम लोग क्या किए, ये सब प्रोसेस को जो मैक्सिमम नीड है उसका, उससे एक एक कम दिए, सबको जो रिसोर्स एलोकेशन किए वो एक एक कम किए। देखो 10 चाहिए था 9 किए थे, 2 चाहिए था 1 किए, फिर यहाँ पर 7 चाहिए था तो 6 किए। मतलब सबको इंडिविजुअली जितना डिमांड कर रहा है ना, उससे एक कम हम लोग एलोकेट कर रहे हैं, ठीक। वही है टोटल नंबर ऑफ रिसोर्स, जितना डिमांड था माइनस नंबर ऑफ प्रोसेस, क्योंकि सब प्रोसेस को एक एक कम मिला है ना, तो कितना कम टोटल मिला होगा, जितना नंबर ऑफ प्रोसेस है। मान लो 10 प्रोसेस है, सब प्रोसेस में एक कम एक कम एक कम एक कम ऐसे किए, तो टोटल कितना कम मिला, लाइए मार्कर, टोटल
कितना कम मिला? टोटल जो नंबर ऑफ प्रोसेस जो है, नंबर ऑफ प्रोसेस है, यही कम मिला ना, क्योंकि सब प्रोसेस में एक कम एक कम एक कम ऐसे ऐसे कम होते जा रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जितना नंबर ऑफ प्रोसेस है, मान लो O1 को सब में एक एक ही कम है, तो O1 को अगर 5 टाइम जोड़ेंगे तो कितना सम आएगा? 5 आएगा। तो इसको कितना टाइम से ऐड करना है? जितना नंबर ऑफ प्रोसेस है। मतलब क्या? नंबर ऑफ प्रोसेस, नंबर ऑफ P, तो टोटल नंबर ऑफ रिसोर्स जो कि नीड है, ठीक ना? ये RI क्या है? RI नीड, क्या? मैक्सिमम। हाँ, तो आज हम लोग क्या देखेंगे? कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेडलॉक। मतलब आज जो भी चीज अभी पढ़ाएंगे, अभी से जितना भी आगे का लेक्चर होगा डेडलॉक में, वो वन टाइमर होगा। मतलब क्या? इस सब का बेसिक रफ आइडिया दिया हुआ है पहले से। तो अभी जो पढ़ाएंगे एक बार क्रॉस करेंगे। टोटली डेडलॉक में इतना ही चीज पढ़ना है, बस 5 पॉइंट देखना है, और जो पॉइंट को एक बार क्रॉस करेंगे दोबारा वो नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? अच्छे से समझ लेना है, और बेसिक आइडिया तो है ही सबका पहले से। तो देखते हैं अच्छे से। सबसे पहला फैक्टर क्या है? जो डेडलॉक कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि डेडलॉक होता क्यों है। तो डेडलॉक होने का क्या क्या रीजन है? मतलब ऐसा क्या हो रहा था पैरेलल प्रोसेस रनिंग में, उसके कोड जब रन कर रहा है, मान लो एक प्रोसेस ये है, एक और प्रोसेस है, ये दोनों का कोड जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है? प्रॉब्लम क्या आता है? दोनों के कोड में कुछ कॉमन होगा, क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करेगा। मतलब क्या कि क्रिटिकल सेक्शन का मतलब क्या हुआ? यहां पर कुछ रिसोर्स है जो कॉमन है। एट लास्ट तो बात रिसोर्स पर ही है ना, तो कुछ ना कुछ रिसोर्स है जो कॉमन है, उसके चलते ही डेडलॉक हुआ था, वो हम लोग देखे हैं। तो सीक्वेंस में देखेंगे क्या कि पहला फैक्टर है कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब क्या? डेडलॉक क्यों हुआ, क्या क्या रीजन था डेडलॉक होने का, पहले वो देखेंगे। उसके बाद डेडलॉक प्रिवेंशन सेकेंड पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि अगर कुछ भी ऐसा प्रोसेस में कंडीशन हो रहा था जिसके चलते डेडलॉक ओकर कर रहा था, हो रहा था डेडलॉक, उसको प्रिवेंट करने का क्या तरीका है? तो जो जो प्रॉब्लम आया है, जितना भी प्रॉब्लम आया है जिसके चलते डेडलॉक हुआ है, वो सब प्रॉब्लम को अगर सॉर्ट आउट कर लेते हैं, मतलब कि डेडलॉक नहीं होगा। तो प्रिवेंट कर लिए ना सिस्टम को डेडलॉक में जाने से। जो डेडलॉक में जा रहा था, कुछ भी प्रॉब्लम है, मान लो यहां इस प्रॉब्लम के चलते डेडलॉक में जा रहा था, तो अगर ये प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लें, डेडलॉक में नहीं जाएगा ये। वही चीज है प्रिवेंशन, कि कैसे प्रिवेंट करना है सिस्टम को कि डेडलॉक में ना जाए। फिर उसके बाद मान लो कंप्लीटली प्रिवेंट नहीं कर पाए हम लोग, जो भी रीजन हो, कुछ रीजन बस अगर नहीं कर पाए प्रिवेंट प्रॉपरली, तो क्या देखना है कि जनरल केस में एक पॉसिबिलिटी है कि अगर जनरल केस में रन करेगा, एक पॉसिबिलिटी है डेडलॉक होने का, और उसी में सेम में एक और केस है, सेम नंबर ऑफ रिसोर्स, सेम नंबर ऑफ प्रोसेसेस होंगे, वहां पर एक चांस है जो डेडलॉक नहीं होने का, नो डेडलॉक। दो कंडीशन है। तो अगर सिस्टम में रन करवा रहे हैं हम लोग, तो हो सकता है यही केस रन कर जाए, पॉसिबल है ना कि डेडलॉक वाला रन कर जाए।
तो डेडलॉक हो जाएगा। लेकिन अगर एक केस ऐसा है जो डेडलॉक नहीं हो रहा है जिससे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी रास्ते को फॉलो करेंगे जिसमें डेडलॉक नहीं होता है। मतलब क्या, पॉसिबिलिटी था एक पूरे सिस्टम में डेडलॉक होने का भी पॉसिबिलिटी था और नहीं होने का भी पॉसिबिलिटी था, लेकिन हम लोग जो डेडलॉक होने का पॉसिबिलिटी हो रास्ते ना जाकर हम लोग उस रास्ते में गए जहां डेडलॉक नहीं होगा। मतलब क्या है, हम लोग डेडलॉक को अवॉइड किए। पॉसिबिलिटी था होने का, उसको अवॉइड किए। कैसे किए वो आगे डिटेल में आएगा अभी। तो ये है डेडलॉक अवॉइडेंस। उसके बाद क्या है, डेडलॉक डिटेक्शन। अब इस सिस्टम में डेडलॉक हो रहा है या नहीं हो रहा है कैसे पता चलेगा? सिस्टम में डेडलॉक हुआ है या नहीं हुआ है कैसे पता चलेगा? हम लोग उसको डिटेक्ट करेंगे। जो डेडलॉक है या नहीं है कैसे करेंगे डिटेक्ट, वो आएगा अभी। ये है डिटेक्शन। फिर उसके बाद अगर हो चुका है डेडलॉक, हो गया सिस्टम में डेडलॉक हो गया, तब उसको रिकवर कैसे करेंगे? तो रिकवर करने का जो तरीका है, जो भी वेज है, वो है डेडलॉक रिकवरी में। ये 5 पॉइंट पढ़ेंगे, रिकवर भी कर लिए। पहला क्या था, डेडलॉक क्यों होता है, उसको कुछ कंडीशन इंपोज करके प्रिवेंट के डेडलॉक नहीं होना है। फिर भी अगर कंप्लीटली प्रिवेंट नहीं कर पाए हैं तो उसको किसी ऐसे रास्ते से लेकर गए, किसी ऐसे सीक्वेंस में सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाए, रन करवाए। जो रनिंग स्टेट था ना, एक रनिंग स्टेट था ना जो सीपीयू प्रोसेसर में रन कर रहा था, जो भी प्रोसेस, उसको किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में हम लोग रन करवाए हैं जिसके चलते डेडलॉक नहीं हो रहा है। मतलब पॉसिबिलिटी था लेकिन हम लोग नहीं होने दिए, वो डेडलॉक अवॉइडेंस में हो गया। उसके बाद चेक किए हम लोग डेडलॉक डिटेक्शन से कि डेडलॉक है या नहीं है। उसके बाद अगर है तो रिकवर किए सिस्टम को। तो देखेंगे पहले वाले से हम लोग अच्छे से डिटेल में क्या क्या रीजन है डेडलॉक होने का। तो डेडलॉक होने का मेनली 4 रीजन है। अगर वो चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया मतलब कि डेडलॉक में सिस्टम है। क्या क्या है तो रीजन, तो इसका कंडीशन है ये चारों, 2 3 4। ये क्या है, डेडलॉक कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ये 4 कंडीशन जहां कहीं भी होगा, ये 4 कंडीशन जहां कहीं भी होगा वहां पर क्या होगा, डेडलॉक तो होगा भाई, ये श्योर है। तो ये चारों कंडीशन को समझेंगे क्या है कंडीशन है। तो पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। जैसा कि हम लोग देखे थे पहले सिंक्रोनाइजेशन में, अच्छे से पढ़े थे हम लोग, क्या जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है, एमई था ना, यही सब था ना, प्रोग्रेस था, एमई था, बाउंडेड वेटिंग, 3 ही कंडीशन था ना वहां। तो एमई का क्या मतलब था, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। मतलब क्या, एक रिसोर्स है, अगर एक रिसोर्स किसी भी पार्टिकुलर टाइम में, किसी इंस्टेंस ऑफ टाइम में एक ही प्रोसेस को, सिंगल प्रोसेस को एलोकेट किया जा सकता है। मतलब एक साथ एक रिसोर्स 2 प्रोसेस को, मान लो AP1 है, AP2 है, एक साथ में एक रिसोर्स 2 प्रोसेस को एलोकेट नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सिंगल इंस्टेंस टाइप ऑफ रिसोर्स है, मल्टीपल इंस्टेंस नहीं रहा ना। सिंगल इंस्टेंस क्या था, एक टाइम में एक जगह ही लोकेशन होगा। और मल्टीपल में क्या है, एक से ज्यादा मल्टीपल इंस्टेंस है तो मल्टीपल प्रोसेस को हो सकता है एलोकेट, पैरेलल में रन कर सकता है। यही है जो सिंगल इंस्टेंस टाइप है, मतलब कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, एक बार में एक प्रोसेस को ही एलोकेट होगा। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आ सकता है सोचो। अच्छा सही है, एक रिसोर्स है, अगर एक ही प्रोसेस को एलोकेट कर रहे हैं, सही लगता है, चलो एक जगह ही करते हैं। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या आएगा कि मान लो रिसोर्स क्या है,
रिसोर्स क्या है, हार्डवेयर टाइप या सॉफ्टवेयर टाइप, कुछ भी है। मान लेते हैं सॉफ्टवेयर टाइप एक फाइल है, जिसमें रीड ऑपरेशन एक P1 कर रहा है। रीड मतलब ऑपरेशन मतलब क्या हुआ, रीड कर रहा है, उसको रीड करना चाहता है, डेटा लेना चाहता है। केवल जो स्टोर्ड है फाइल में, कुछ भी डेटा स्टोर्ड है, उस डेटा को रिट्रीव करना चाहता है, एक्सेस करना चाहता है। तो क्या है, P1 एक्सेस कर रहा है। सेम उसी टाइम में अगर P2 भी है, P3 भी है, ये भी अगर रीड करना चाहता है डेटा को, हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन में एक से ज्यादा प्रोसेस को सेम इंस्टेंस ऑफ टाइम में एलोकेट नहीं करना है। जबकि रीड तो कर सकता था ना, रीड करने में क्या दिक्कत है, राइट में प्रॉब्लम है। राइट में क्या प्रॉब्लम है, जो मान लो ये अभी रीड करना चाह रहा है, t इक्वल टू 0 पर फाइल में जो वैल्यू स्टोर्ड है ये मान लो 10 है, और एक और प्रोसेस है जो t इक्वल टू 15 पर इसमें वैल्यू पुट कर रहा है, इसमें राइट ऑपरेशन ये कर रहा है 15। राइट ऑपरेशन कर रहा है, मान लो P7 है, P7 क्या कर रहा है, उसी फाइल में राइट ऑपरेशन कर रहा है। पहले वैल्यू 10 था और उसके बाद ये 15 राइट कर रहा है। ठीक, उस समय क्या प्रॉब्लम है कि मान लो P1 अगर t इक्वल टू 15 से पहले अगर रीड करेगा फाइल को तो वैल्यू 10 रीड होगा, लेकिन अगर t इक्वल टू टाइम इक्वल टू 15 के बाद अगर रीड करेगा तो इसका नया वैल्यू आएगा। मतलब कि राइट ऑपरेशन अगर होगा पैरेलल में तब प्रॉब्लम है। सिंगल राइट रहे मतलब क्या, रीड के साथ में राइट रहे या फिर मल्टीपल राइट ऑपरेशन रहे, कुछ भी रहे, यहां प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। लेकिन अगर राइट ऑपरेशन नहीं है, मान लेते हैं ये राइट ऑपरेशन नहीं हो रहा है, तब रीड ऑपरेशन के लिए रीड कर रहा है अगर ये लोग, रीड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था ना, जबकि हम लोग कंडीशन क्या लिखे, जो एक बार में एक रिसोर्स एक प्रोसेस को ही जा सकता है। तो हमेशा कंट्रोल करना ना तो पॉसिबल है और ना तो इफिशिएंट है। क्यों, इफिशिएंसी डाउन होगा इससे। मल्टीपल प्रोसेस पैरेलल में रीड कर रहा, रीड कहाँ होता है, किसी भी फाइल को रीड कहाँ होता है। हम लोग जो देखे थे प्रोसेस साइकिल में क्या था, आईओ वेट था ना, ये क्या है, आई क्या है, इनपुट है ना, यही इनपुट ले रहा है। यहां से इनपुट में क्या बताए थे, जो आईओ वेट स्टेट में कितना प्रोसेस रह सकता है, इसमें मल्टीपल प्रोसेस रह सकता है पैरेलल में और अपना आईओ कर सकता है। रनिंग स्टेट में सिंगल था, रनिंग स्टेट था जो, उसमें सिंगल प्रोसेस ही रहेगा, लेकिन आईओ में मल्टीपल प्रोसेस रह सकता है। हम लोग पहले बता चुके हैं ये चीज, सिस्टम को ये चीज बता चुके हैं कि आईओ में मल्टीपल प्रोसेस रहेगा। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन लाया है कि फाइल जब कॉमन रहे तो एक बार में एक ही रीड करेगा, इससे क्या होगा, एफिशिएंसी डाउन होगा। इसलिए ये हमेशा ही पॉसिबल नहीं है एमई को सेटिस्फाई करना। मतलब क्या, अगर एमई है तो क्या पॉसिबिलिटी है, एक डेडलॉक का पॉसिबिलिटी है। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, एमई समझ गए क्या है, मतलब कि एक बार में एक रिसोर्स को एक ही प्रोसेस को देना है, मल्टीपल प्रोसेस को नहीं दे सकते हैं। उसके बाद क्या है, होल्ड एंड वेट। तो होल्ड एंड वेट का मतलब क्या हुआ, नाम से लग रहा है क्या, होल्ड एंड वेट का मतलब है जो कुछ होल्ड किए हुए होगा और किसी और चीज का वेट कर रहा होगा वो। मतलब क्या है, क्या होल्ड कर सकता है और किसका वेट कर सकता है, तो बात यहाँ रिसोर्स और प्रोसेस में करते हैं हम लोग। मतलब क्या, किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को होल्ड किए हुए होगा और किसी और का वेट कर रहा होगा, यही था ना हम लोग का। रिसोर्स R1
R2 P1 और P2। डेडलॉक हम लोग कैसे देखे थे? R2 इसके पास है, ये वेट कर रहा है R1 का, और R1 इसके पास है, ये वेट कर रहा है R2 का। मतलब ये प्रोसेस को अगर देखते हैं हम लोग तो क्या दिखता है यहाँ पर? ये क्या है? ये होल्ड एंड वेट है। ये होल्ड एंड वेट है। तो क्या दिख रहा है यहाँ पर हम लोग को? जो P1 रिसोर्स है जो पहले से R2 को होल्ड किया हुआ है और किसी और रिसोर्स पर वेट कर रहा है। सेम यहाँ भी यही चीज कर रहा है। P2 भी यही कर रहा है, R1 को होल्ड किए हुए है और R2 का वेट कर रहा है। मतलब क्या? होल्ड एंड वेट जहां भी होगा एक रिसोर्स को, एक या एक से ज्यादा, कोई जरूरी नहीं है क्या कि अच्छा P2 R1 को होल्ड किए हुए है और R2 का वेट कर रहा है, केवल एक ही रिसोर्स को होल्ड कर सकता नहीं, हो सकता है R1 जैसा और भी 1000 रिसोर्स को होल्ड किए हुए होगा और आगे 10 और रिसोर्स का वेट कर रहा होगा। एग्जाम्पल है, मतलब कुछ रिसोर्स को एक या एक से ज्यादा को होल्ड किए हुए है और एक या एक से ज्यादा रिसोर्स को और नीड है इसका, तो वेट कर रहा है किसी और पर। मतलब क्या ये हो गया? ये हो गया होल्ड एंड वेट कंडीशन। यही होल्ड एंड वेट यहां पर है। इसके बाद क्या है? नो प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन नहीं होना चाहिए। इसको भी इससे ही समझेंगे, नो प्रीएम्पशन को ही। कैसे समझेंगे? ये क्या है? नो प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन का मतलब पता है हम लोग को? क्या प्रीएम्पशन था? राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में हम लोग क्या कर रहे थे? प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर रहे थे बीच में। क्यों? एक नया प्रोसेस को लाने के लिए। प्रीएम्पशन याद है ना? वही है ना? तो यहां पर क्या है इसका मीनिंग? अगर मान लो अभी डेडलॉक हो रहा था ना, P1 इसका वेट कर रहा था और होल्ड किए हुए था R2 को, P2 ये होल्ड किए हुए R1 को और वेट कर रहा है R2 को। मान लेते यहां पर हम लोग प्रीएम्प्ट करवा सकते थे, अगर पॉसिबल होता हम लोग के पास कि अच्छा P1 R2 को होल्ड किए हुए है ना, इसको प्रीएम्प्ट करवाते हैं। मतलब क्या? R2 को P1 से फ्री करवाते हैं। तो जैसे ही R2 को फ्री करवाते, ये फ्री हो जाता और एलोकेट किसको होता? P2 को एलोकेट हो जाता। P2 को क्या क्या चाहिए? R1 चाहिए और R2 चाहिए। R1 पहले से इसके पास में था, R2 बाद में इसके पास में आ गया। ये क्या करेगा? कंप्लीट करेगा, अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद में क्या होगा? P1 को दोनों ही रिसोर्स मिल जाएगा अपने एग्जीक्यूशन के लिए। लेकिन यहां पर क्या है? प्रीएम्पशन नहीं हो रहा है। मतलब क्या? इसको हम लोग एलोकेटेड है जो P1 को, R2 है जो P1 के पास में है, इसको प्रीएम्प्ट नहीं करवा रहे हैं हम लोग, नहीं करवा रहे हैं। इस चक्कर में क्या यहाँ है? इसीलिए यहाँ पर डेडलॉक का पॉसिबिलिटी बना हुआ है और सिस्टम डेडलॉक में है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रीएम्प्ट नहीं करवा सके। अगर करवा रहे होते, अगर हम लोग प्रीएम्प्ट करवा रहे होते तो डेडलॉक से बाहर आ जाता, लेकिन नहीं करवाए, इसका मतलब नो प्रीएम्पशन है, प्रीएम्प्ट नहीं करवा पाए, ये कंडीशन है। समझ रहे हो? हम हर चीज को क्या बता रहे हैं कि ये कंडीशन क्या है और डेडलॉक में कैसे कन्वर्ट कर रहा है सिस्टम को। मतलब नो प्रीएम्पशन, प्रीएम्प्ट नहीं करवाने पर डेडलॉक क्यों हो रहा है ये बता रहे हैं ना, यही चीज इसका रीजन है। एक और कंडीशन क्या है? सर्कुलर वेट। एक और कंडीशन सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट का मतलब क्या दिखता है? जो सर्कुलरली वेटिंग, एक सर्कल है, सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट का मतलब क्या है? एक साइकिल फॉर्मेशन हो रहा है। कहाँ साइकिल है? देखो इसमें साइकिल कहाँ है? P1 है ना,
P1 किसका डिमांड कर रहा है? R1 का। P1 से यहाँ गए, ये देखो ऐसे गए, फिर R1 किसके पास है? P2 के पास है, यहाँ से यहाँ आए, फिर P2 डिमांड किसका कर रहा है? P2 डिमांड कर रहा है R2 का, यहाँ से हम लोग यहाँ आए, फिर R2 किसके पास है? P1 के पास है, मतलब ये है P1 के पास। R2 किसके पास है? P1 के पास है, मतलब क्या है? एक साइकिल फॉर्मेशन हो रहा है, एक साइकिल फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें कुछ प्रोसेस रिसोर्स का वेट कर रहा है, मतलब क्या है? सर्कुलरली वेटिंग, सर्कुलर वेट हो गया है, मतलब एक साइकिल में वेटिंग चल रहा है। P1 किसी पर वेट कर रहा है किसी के लिए, P2 किसी और के लिए वेट कर रहा है, एक साइकिल फॉर्मेशन हो रहा है। तो साइकिल फॉर्मेशन है, अगर कहीं कहीं से भी साइकिल डिटेक्शन अगर देख लिए कि साइकिल है, उसमें जो हम लोग का रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है उसमें अगर साइकिल है, मतलब कि सर्कुलर वेट है, तो अगर ये चारों ही कंडीशन है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी है, मतलब क्या? एक रिसोर्स केवल एक प्रोसेस को ही एलोकेट कर सकते हैं एक टाइम में, और होल्ड एंड वेट है, मतलब क्या? प्रोसेस है जो कुछ पर्टिकुलर रिसोर्स को होल्ड किए हुए है और किसी और का वेट कर रहा है। नो प्रीएम्पशन, जो होल्ड किया हुआ है प्रोसेस कुछ रिसोर्स को, वो सब रिसोर्स को हम लोग उस पर्टिकुलर प्रोसेस से प्रीम्प्ट नहीं करवा रहे हैं। नो प्रीएम्पशन हो गया। सर्कुलर वेट का मतलब जो भी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है जो प्रोसेस और रिसोर्स का बना है, उस ग्राफ में एक साइकिल फॉर्म हो रहा है, वही है सर्कुलर वेट। अगर ये चारों कंडीशन है, इसका मतलब श्योरली सिस्टम डेडलॉक में है। डेडलॉक समझ गए? डेडलॉक क्यों हो रहा था समझ गए ना? ये चारों कंडीशन अगर है तो सिस्टम श्योरली डेडलॉक में है। अब हम लोग क्या करेंगे? पहले देखें कि चारों कंडीशन है कि नहीं है। अगर चारों कंडीशन मिल गया तो डेडलॉक में है। ये तो हम लोग समझ गए कि चलो भाई डेडलॉक क्यों होता है, ये सारा रीजन समझ चुके हैं हम लोग। अब डेडलॉक से बाहर कैसे लाएंगे? अगला यही है ना, डेडलॉक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लिए, डेडलॉक क्यों होता है, इसके बाद क्या देखेंगे? इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? ये सब चीज जो हो रहा है इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे? तो अगला प्रिवेंशन है, तो प्रिवेंशन देखते हैं एक बार। प्रिवेंशन में क्या है, फिर से स्टार्टिंग से देखते हैं, चारों को सीक्वेंस ऑर्डर में देखेंगे। तो देखेंगे क्या, जो प्रिवेंट कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो प्रिवेंट करने का मतलब क्या है कि जो कंडीशन है उसको डिससेटिस्फाई करना, वो कंडीशन रहे ही ना सिस्टम में। अगर ये चारों कंडीशन के चलते डेडलॉक हो रहा है और ये चारों कंडीशन को फॉल्स कर देंगे किसी सिस्टम में, कुछ भी लॉजिक लगाकर अपना, इसका मतलब क्या है कि हम लोग डेडलॉक को प्रिवेंट कर लिए, नहीं होने दे रहे हैं। चारों कंडीशन को अगर फॉल्स करेंगे तब। तो कैसे कैसे फॉल्स करेंगे? तो फिर से देखो, P1, P2, R1, R2, यही है ना? मान लो R1 P1 के पास है, R2 P2 के पास है, P1 R2 का वेट कर रहा है और P2 R1 का वेट कर रहा है। यही था। अब इसमें क्या हम लोग देखेंगे, मेरे यहाँ लोग घूमने जा रहे हैं अभी इवनिंग वॉक पर, और तुम लोग भी जो पढ़ाई कर रहे हो इवनिंग में, दिमाग में चल रहा होगा शाम हो गया है, एक बार वॉकिंग चले जाते हैं। लेकिन जाना नहीं है, पढ़ाई करना है। क्या हो गया, शाम तो कल भी होगा, टेंशन नहीं लेना है, शाम कल भी होगा ना जी, कल घूम लेना। चलो तो अभी देखते हैं हम लोग ये सब कंडीशन को फॉल्स कैसे करेंगे। ये सब कंडीशन में से पहला कंडीशन क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसका मतलब क्या था कि एक टाइम में किसी रिसोर्स को एक ही प्रोसेस को देना है, जो बताए थे क्या, रीड और राइट ऑपरेशन के लिए। अगर राइट ऑपरेशन है और एक टाइम में सिंगल एलोकेशन कर रहे हैं, रीड राइट ऑपरेशन के लिए अगर एक रिसोर्स को एक जगह ही दे रहे हैं, एक ही प्रोसेस को, तब तो सही है, राइट ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन रीड ऑपरेशन में अगर हम लोग कर रहे हैं मतलब सिस्टम के इफिशियंसी को डाउन कर रहे हैं हम लोग, तो ये करना हमेशा फ्रूटफुल नहीं है। मतलब क्या, एमई को हमेशा ही डिससेटिस्फाई करना सही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको स्टार मार्क कर लिए। देखिए क्या होल्ड एंड वेट में कर सकते हैं क्या, इसको फॉल्स कर सकते हैं, इसको हमेशा नहीं कर सकते, समझ गए ना। एमी को हमेशा डिससेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है। क्यों, राइट ऑपरेशन में करेंगे सही रहेगा, रीड ऑपरेशन में जैसे ही करेंगे सिस्टम का इफिशियंसी डाउन होगा, जो कि बेनिफिशियल नहीं है हम लोग के लिए। तो हमेशा ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन करना सही नहीं है, इसको डिससेटिस्फाई करना सही नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट जो कंडीशन आ रहा था उसको हम लोग फॉल्स कर सकते हैं क्या, इसमें क्या करेंगे, इसको फॉल्स करने के लिए क्या करना होगा, जैसे R1 को P1 होल्ड किया है ना, उसके बाद क्या किया, R2 का वेट कर रहा है, P1 R1 को होल्ड किया और फिर R2 का वेट कर रहा है। तो हम लोग क्या कंडीशन यहां पर लगाते हैं, क्या लॉजिक लगाएंगे, जो जब भी कोई प्रोसेस डिमांड करेगा, अपना मैक्सिमम नीड बताएगा, कि मान लो एक प्रोसेस है P5 है, इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए 20 रिसोर्स, 20 रिसोर्स चाहिए एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। किसको, P5 को। तो P5 को चाहिए, तो मान लो इसके पास में एलोकेटेड है 15 और ये डिमांड कर रहा है 5 का, टोटल 20 चाहिए था, एलोकेट हो गया मान लो 15 और 5 का और डिमांड कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिमांड कर रहा है ना, एलोकेटेड पहले से 15 है ना, होल्ड एंड वेट के चलते ये जो 15 होल्ड किए हुए है, ये भी एक कंडीशन था ना डेडलॉक होने का। होल्ड एंड वेट है मतलब होल्ड कर रहा है और किसी पर वेट कर रहा है, ये भी एक कंडीशन था ना। हम लोग का पर्पस क्या है, डेडलॉक प्रिवेंशन में प्रिवेंट करना है, एक कंडीशन नहीं हो। इसके लिए क्या करेंगे, या तो 20 रिसोर्स इसको चाहिए, तो एक बार में 20 रिसोर्स दे दो। जब चाहिए 20 रिसोर्स तो 20 रिसोर्स फर्स्ट टाइम में ही इसको एक साथ ही एलोकेट कर दो। होल्ड एंड वेट नहीं रहा ना, जितना इसको चाहिए था उतना मिल गया, वेट नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ कंडीशन क्या है, होल्ड भी करना है और वेट भी करना है। मतलब कुछ रिसोर्स को होल्ड किए हुए है, कुछ और रिसोर्स का वेट भी कर रहा है। जब हम लोग 20 चाहिए, 20 दे ही दिए रिसोर्स, ये क्या करेगा, अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। मतलब कि होल्ड एंड वेट इसमें डिससेटिस्फाई हम लोग कर लिए, प्रिवेंट कर लिए। इस कंडीशन को, होल्ड एंड वेट कंडीशन को प्रिवेंट कर लिए, नहीं होगा अब अगर 20 इनिशियली ही इसको एलोकेट कर देंगे तब। लेकिन मान लो उस टाइम में नहीं है हम लोग के पास 20 रिसोर्स जो चाहिए P5 को, जो अवेलेबल नहीं है, तो एक और रास्ता है होल्ड एंड वेट को डिससेटिस्फाई करने का। कैसे करेंगे, 20 चाहिए था ना, मान लो इसको 15 मिला था, 5 का वेट कर रहा था, ये तो होल्ड एंड वेट है। अगर ये रहेगा तो एक पॉसिबिलिटी है डेडलॉक का। इसको नहीं होने देने के लिए क्या करेंगे, जैसे ही 5 इसको अलग से चाहिए ना, इतना एलोकेट हो गया, 5 का वेट करने लगा ना। 5 का वेट मतलब क्या है, 5 का 5 रिसोर्स का वेट कर रहा है, मतलब क्या है, ये रिक्वेस्ट किया है, रिक्वेस्ट ही किया है ना कि 5 और चाहिए। 15 तो मिल गया, 5 और रिक्वेस्ट कर रहा है। इसको जितना भी एलोकेट किए हैं सब बाहर लेंगे, पहले बाहर ले लिए। 15 एलोकेट हुआ था ना, 15 को बाहर ले लिए, एलोकेट अभी 5 नहीं हुआ है। ये 15 जो इसको एलोकेट था, ये होल्ड किए हुए था, उसको भी बाहर ले लिए। और फिर से क्या बोले, फिर से तुम फ्रेश जितना चाहिए एक बार फिर से तुम अपना नीड बताओ। मतलब क्या, फिर से जो भी नीड कितना है 20 है ना, फिर से अपना ये 20 नीड बता दिया। कुछ टाइम बाद अगर उस टाइम में अवेलेबल होगा 20, फिर से इसको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा, मान लो उसमें 6 मिला और 40 नहीं मिला, मान लेते हैं उसका कुछ टाइम बाद भी
इसको 6 मिल गया है और डिमांड कितना कर रहा है 14 का, क्यों? क्योंकि टोटल 20 है, 14 का फिर से डिमांड कर रहा है, 6 इसको मिल गया, 6 मिल चुका है इसको। फिर से क्या करेंगे, जो भी इसको 6 मिला है ना, फिर से उसको कैंसिल करेंगे, मतलब बाहर लेकर जाएंगे, रिसोर्स को फ्री करवाएंगे। फिर अगले बार 20 ये रिक्वेस्ट करेगा। इसमें क्या देख रहे हो कि मान लो एक कंडीशन ऐसा भी, तो इसमें हम लोग किए क्या पहले जानो। इसमें हम लोग किए कि होल्ड एंड वेट नहीं होने दे रहे हैं, होल्ड कर रहा है, और जैसे ही वेट करना शुरू किया, जो होल्ड किया है उसको फ्री करवा लिए, जो होल्ड किया है उसको हम लोग फ्री करवा लिए, केवल वेट रह गया ना, फिर से रिक्वेस्ट करेगा तो होल्ड एंड वेट नहीं रहा ना, मतलब कि होल्ड एंड वेट को डिससेटिस्फाई तो कर लिए हम लोग। लेकिन जब बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, मान लो 10 टाइम से रिक्वेस्ट किया और कभी भी 20 रिसोर्स नहीं अवेलेबल मिला इसको, तब क्या करेगा, बहुत देर तक वेटिंग स्टेट में रहेगा, वेट करते रहेगा। वैसे ही जब वेट करते रहेगा तो एक ये भी चांस है ना, जो कभी इसको रिसोर्स मिले ही ना 20, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है ना कि नहीं इस पर्टिकुलर टाइम के बाद, टी का कुछ वैल्यू के बाद, टी के कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के बाद 20 रिसोर्स इसको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा एसएलटी तो सिस्टम नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते थे, जो स्टारवेशन, स्टारवेशन ही था ना, इनडेफिनिट वेटिंग है, वेट कर रहा है, पता नहीं है कब मिलेगा, चांसेस है मिलने का, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है इस पर्टिकुलर टाइम के बाद मिलेगा ही मिलेगा। मतलब क्या है, स्टारवेशन का एक पॉसिबिलिटी है। एक बार में जब 20 रिसोर्स हम लोग एक ही बार में इसको दे रहे हैं तब सही है, ये अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया है। लेकिन मान लो अगर ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, कुछ को होल्ड करता है, रिक्वेस्ट करता है, फिर से हम लोग प्रिंट करवाते हैं इसी रिसोर्स को, फिर से नया ये रिक्वेस्ट करता है 20 का, फिर से नहीं फुलफिल हुआ, बार बार ये करता है, मतलब एक चांस है स्टारवेशन का। तो आप क्या बोलोगे तुम लोग, अच्छा इसमें स्टारवेशन का चांस है, तो ऐसा करते हैं 20 रिसोर्स को कर लेते हैं, पहले इसको दे देते हैं, सही है ना, इसमें तो सही है। अब यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, देखो क्या प्रॉब्लम यहाँ पर आएगा, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगा, इसको पहले हटाते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगा कि मान लो 20 रिसोर्स चाहिए था, 20 रिसोर्स हम लोग दे दिए, इनिशियली दे दिए 20 रिसोर्स को। कोड तो बहुत बड़ा है ना, कोड बहुत बड़ा है, बहुत सारा लाइन ऑफ कोड है। मान लो एक कोड है 1,00,000 लाइन का, 1,00,000 लाइन का कोड है 100 के। इसका मतलब क्या होगा, इसको 20 रिसोर्स तो चाहिए, लेकिन जब यहां तक ये कंप्लीट करता है तब इसको 5 रिसोर्स ही चाहिए था, और इसके बाद में जितना भी इसका टाइम एग्जीक्यूशन का है, टोटल टाइम मान लेते हैं, अगर टी लग रहा है, टोटल टाइम इसके एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने में अगर टी टाइम लग रहा है, तो मान लो जो 15 रिसोर्स है, जो ये जो डिस्टेंस है, ये टाइम है, ये टाइम मान लेते हैं जो 3/4t है, 3/4t यहां से यहां तक का है, तो लास्ट कितना बच गया, t/4, इतना ही बचा ना। 1/4 टाइम लास्ट का जो था, उस समय इसको बाकी का 15 रिसोर्स चाहिए था, बाकी का 15 रिसोर्स इसको लास्ट में चाहिए था जब 1/4 टाइम इसका एग्जीक्यूशन का बाकी था तब। अब उस समय क्या प्रॉब्लम आया, इसमें क्या हुआ, जब पहले हम लोग 20 रिसोर्स दे दिए हैं, ये क्या किया, अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट कर लेगा एग्जीक्यूशन है। लेकिन इतना टाइम तक 3t/4 तक जो ये 15 रिसोर्स जो एक्स्ट्रा यहाँ पर जो यूज होने वाला था लास्ट के 1/4 टाइम में, ये 15 रिसोर्स तो यहाँ पर ऐसे ही आइडियल है, कोई काम नहीं हुआ। जबकि ये रिसोर्स अगर किसी और प्रोसेस को हम लोग एलोकेट किए होते तो वहां पर इसका यूज होता।
यहां पर कोई यूज नहीं हुआ, ऐसे ही रखा था इसके पास में। मतलब क्या है, ये सिस्टम को अंडर यूटिलाइजेशन लेकर जा रहा है, यूटिलाइजेशन को डाउन कर रहा है, सिस्टम के इफिशियंसी को डाउन कर रहा है, अगर इनिशियली हम लोग कर रहे हैं तब। और इसमें भी एक प्रॉब्लम आया, क्या प्रॉब्लम आया, स्टार्वेशन वाला। कुछ को एलोकेट किए, कुछ और रिमेनिंग जब रह गया उसका, फिर से सारे को डीलोकेट कर लिए, फिर से उसका नया रिक्वेस्ट आएगा और फिर दोबारा में वो देखेगा कंप्लीट उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये क्या है, ये है होल्ड एंड वेट। जो कुछ होल्ड कर रहा था और किसी और का वेट कर रहा था, उसको हम लोग डिससेटिस्फाई किए हैं। इसके बाद क्या है, नो प्रीएम्पशन, प्रीएम्पशन नहीं होना। तो बताए थे ना, जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ था उसमें क्या था, प्रीएम्पशन अगर कर रहे थे हम लोग, जो R1 R2 था, R1 है जो P1 को एलोकेट हो गया था, R2 है जो P2 को हो गया था एलोकेट, और P1 है जो R1 के लिए वेट कर रहा था, P2 है जो नहीं P1 है जो R2 का वेट कर रहा था, और P2 है जो R1 का वेट कर रहा था। तो वहां प्रॉब्लम क्या आ रहा था, हम लोग रिसोर्स को फ्री नहीं करवा रहे थे, बीच में प्रीएम्पशन नहीं हो रहा था। याद करो ऐसे, P1 P2 R1 R2, R1 इसके पास है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, R2 इसके पास है, R1 का है रिक्वेस्ट कर रहा है। तो अगर R1 को हम लोग प्रीएम्प्ट करवा लेते, R1 को थर्ड कंडीशन जो है नो प्रीएम्पशन का, प्रीएम्पशन नहीं हो रहा तो डेडलॉक है ना, लेकिन R1 को अगर P1 से हम लोग फ्री कर लेते, एलोकेट हुआ है ना, इसको डी एलोकेट कर लेते, फिर से वापस ले लेते, क्योंकि वेट कर रहा है, ऐसे भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है ना, फिर से अगर वापस ले लेते इसको, तब क्या होता, R1 फ्री हो जाता और P2 के नीड को सेटिस्फाई कर देता। इसका मतलब क्या है, P2 को चाहिए था R1 और R2, ये दोनों मिल जाता तो एग्जीक्यूशन P2 का कंप्लीट होता। इसके बाद में P2 दोनों ही रिसोर्स को रिलीज करता और P1 भी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता। मतलब क्या, डेडलॉक फ्री एग्जीक्यूशन दोनों का हो जाता अगर हम लोग प्रीएम्प्ट कर लेते तो। मतलब क्या है, नो प्रीएम्पशन है ना, हम लोग क्या किए, हम लोग प्रीएम्प्ट करवा लिए। तो प्रीएम्पशन का तो डायरेक्टली प्रीएम्प्ट करेंगे, अब चेक करना होगा ना, तो कैसे चेक करेंगे, क्या क्या कंडीशन है इसका, एक कंडीशन को भी देखो। मान लेते हैं फिर से इसको बनाते हैं, ग्राफ को देखना अच्छे से, इस साइड में बनाते हैं थोड़ा आगे, P1 इसको अच्छे से देखना, P2 R1 R2, R1 इसके पास है और R2 को ये रिक्वेस्ट कर रहा है, R2 इसके पास है और ये R1 को रिक्वेस्ट कर रहा है। यही है ना रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या, प्रीएम्पशन को नहीं होने देना है, नो प्रीएम्पशन हो रहा है ना, मतलब प्रीएम्पशन करवाना है हम लोग को। इसको फॉल्स कैसे करेंगे, नो प्रीएम्पशन है, इसको फॉल्स करने के लिए क्या होगा, एक और फॉल्स यहाँ जोड़ेंगे, मतलब प्रीएम्पशन हो जाएगा, मतलब प्रीएम्पशन करवाना। तो कैसे करवाएंगे हम लोग, तो कंडीशन क्या है, अगर P1 किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, R2 को कर रहा है ना, तो P1 रिक्वेस्टिंग R2, P1 है जो R2 को रिक्वेस्ट कर रहा है, R1 है इसके पास में, लेकिन R2 को ये रिक्वेस्ट कर रहा है। R2 कहाँ है, R2 P2 के पास में है अभी, तो P1 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 को। इसमें क्या कंडीशन है, एक कंडीशन तो क्या है,
जो R2 को रिक्वेस्ट कर रहा है ना, अगर R2 फ्री रहे, R2 अगर फ्री रहे, एक केस भी है ना, R2 फ्री है, रिक्वेस्ट किया है ना, P1 रिक्वेस्ट किया है R2 को और R2 फ्री है, तो क्या होगा? सिंपल एलोकेशन, एलोकेट टू क्या? P1, P1 को एलोकेट हो जाएगा। P1 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 को, अगर R2 फ्री है, R2 फ्री है तो एलोकेट टू P1, P1 को एलोकेट हो गया। लेकिन एक और केस है जो R2 एलोकेटेड टू किसके पास है? R2 एलोकेटेड टू क्या है? P2 है, P2 को एलोकेट हो चुका है ना, R2 एलोकेटेड टू P2। एक केस क्या था? P1 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 को, एक केस है R2 फ्री है, R2 फ्री है तो क्या होगा? एलोकेट टू P1, जिसको चाहिए उसको दे दो, फ्री रिसोर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और केस है, क्या हो सकता है? R2 एलोकेटेड है P2 को, देखो यहां पर R2 पहले से एलोकेटेड है P2 को, एलोकेटेड है ना, R2 एलोकेटेड टू P2, एक और एक कंडीशन है। अब इसमें दो केस देखेंगे। एक केस क्या है? अगर P2 के पास है ना, R2 किसके पास है? जिस रिसोर्स का P1 वेट कर रहा है, वो रिसोर्स किसके पास है? P2 के पास में है। अगर P2 अंडर एग्जीक्यूशन, अगर P2 है जो एग्जीक्यूट कर रहा है, जिस टाइम में रिक्वेस्ट किया गया है R2 को, अगर P2 अंडर एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन हो रहा है, वेट नहीं कर रहा कोई चीज का हो, अगर वो एग्जीक्यूट कर रहा है, उस केस में क्या करेंगे हम लोग? उस केस में हम लोग वेट करवाएंगे P1 को वेट करवाएंगे। क्यों? क्योंकि P2 के पास में रिसोर्स है और P2 एग्जीक्यूट कर रहा है प्रेजेंटली। जिस टाइम में इसका रिक्वेस्ट आया है उस टाइम में P2 है जो एग्जीक्यूट कर रहा है, तो P1 को वेट करवाएंगे। क्यों? थोड़ी देर बाद में अगर ये एग्जीक्यूट कर रहा है तो कंप्लीट होगा तो इसको मिलेगा रिसोर्स। कंप्लीशन के बाद क्या करता है? किसी भी प्रोसेस के पास में अगर मल्टीपल रिसोर्स होता है, जितना भी रिसोर्स रहे या सिंगल रिसोर्स ही क्यों ना रहे, अगर वो एग्जीक्यूट कर रहा है तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने पर टर्मिनेशन स्टेट जो था, रनिंग से टर्मिनेशन स्टेट में जाता था, कंप्लीशन स्टेट में, वहां जाने के बाद सारा रिसोर्स को रिलीज करता है प्रोसेस। तो जब P2 एग्जीक्यूशन में है, P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा तो रिलीज करेगा, तो किसको मिलेगा? फिर P1 को रिसोर्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और केस है क्या? एक केस है क्या जो R2 एलोकेटेड टू P2, यहां पर देखो R2 एलोकेटेड टू P2 को एलोकेट हो गया है, लेकिन P2 एग्जीक्यूशन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। P2 क्या कर रहा है? किसी और का वेट कर रहा है, R1 का वेट कर रहा है। एक केस ये भी है ना। एक क्या था? ये एग्जीक्यूशन कर रहा है, अगर तो एग्जीक्यूशन होने दो। क्यों? कंप्लीशन के बाद ऐसे भी ये R2 को रिलीज करेगा ही करेगा। जब रिलीज करेगा तो P1 को एलोकेट कर लेंगे हम लोग। एक केस था, लेकिन अभी क्या है? वेट कर रहा है। P2 भी वेटिंग स्टेट में वेट कर रहा है किसी और का। एक केस क्या हुआ? तो P2 वेटिंग फॉर अदर रिसोर्सेस, मतलब P2 है जो वेट कर रहा है किसी और रिसोर्स का। P2 है जो किसी और रिसोर्स का, R1 का वेट कर रहा है। उस केस में क्या करेंगे हम लोग? उस केस में करेंगे क्या? जो उस केस में प्रीम्प्ट R2 का ही डिमांड हुआ था ना, और R2 को P2 होल्ड कर रखा है। देखो R2 को P2 होल्ड कर रखा है, किसी और का वेट कर रहा है। उस कंडीशन में प्रीम्प्ट R2 एंड एलोकेट टू P1,
मतलब क्या है, R2 इसके पास है ना, ये किसी और पर वेट कर रहा है ना, तो R2 को प्रिम्प्ट करना है P2 से। देखो वहां पर लिखा है प्रिम्प्ट R2। प्रिम्प्ट कहां से करेंगे, जिसके पास में वो है। तो R2 को प्रिम्प्ट करना है P2 से, मतलब कि ये खत्म हो गया। अब क्या है, अब R2 है जो फ्री हो गया ना, तो R2 जब फ्री हो गया अभी, तो अब क्या है, P1 को एलोकेट कर सकते हैं ना। तो देखो एलोकेट कर दिए। अब P1 को क्या चाहिए था, R1 और R2 ही चाहिए था, दोनों ही मिल गया, मतलब कि P1 अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर लेगा। तो जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर लेगा तो कुछ ना कुछ टाइम बाद एग्जीक्यूशन कंप्लीट भी करेगा। कैसे, अभी लोग घूमने गए थे मेरे पे, यहाँ से वो लोग घूमने गए, लेकिन कभी ना कभी तो लौट कर आएंगे। लौट कर आ गए, मान लो बाइक से गए, तो आकर जब बाइक रखेंगे, मतलब क्या है, बाइक को रिलीज किए हो। इसका मतलब क्या है, जो एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट कर लिए हैं, जो भी एग्जीक्यूशन P1 कंप्लीट करेगा, उसके बाद में ये दोनों रिसोर्स को फ्री कर देगा। उसके बाद तो क्या होगा, P2 को चाहिए दोनों रिसोर्स, ये दोनों को फिर से रिक्वेस्ट करेगा, दोनों रिसोर्सेज को एलोकेट होगा, ये भी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। तो ये क्या हुआ, ये हो गया प्रीइम्पशन। नो प्रीइम्पशन था, इसको हम लोग डिससेटिस्फाई किए प्रीम्प्ट करवाकर। कैसे करवाए, इसमें देखो, ये पूरा याद कर लेना। याद क्या करना है, मतलब समझ लेना है, रट्टा नहीं मारना है, समझ लेना है लॉजिकली क्यों कर रहे हैं। फ्री है तो एलोकेट किए, अगर फ्री नहीं है तो देखिए जिसके पास में है वो रिसोर्स, वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर एग्जीक्यूशन कर रहा है तो वेट करवाएंगे, अगर नहीं कर रहा है तो फोर्सफुली प्रीम्प्ट करना है, प्रीम्प्ट R2। इसको फोर्सफुली प्रीम्प्ट करना है एंड एलोकेट टू P1, जिसको चाहिए नए वाले को एलोकेट करना है। क्यों, क्योंकि पहला वाला तो ऐसे भी होल्ड करके वेट कर रहा था कहीं और, एग्जीक्यूशन ऐसे भी नहीं हो रहा था, मतलब रिसोर्स हम लोग का वेस्ट हो रहा था। इसीलिए नो प्रीम्पशन को हम लोग डिससेटिस्फाई किए ये कंडीशन सबके अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या है, सर्कुलर वेट। तो सर्कुलर वेट को फिर से देखते हैं। सर्कुलर वेट का मतलब है क्या, जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में साइकिल आ रहा है, उस साइकिल को खत्म करना है। तो साइकिल कैसे आ रहा था, साइकिल में एक ऑब्जर्वेशन करके देखो, कुछ स्पेशलिटी दिख रहा है क्या। देखो अभी लिखते हैं फिर से। रिसोर्स का नंबरिंग है कुछ ना कुछ, तो मान लो ए P1 है, यहां P2 है, यहां पर R1 है, यहां पर R2 है। R1 किसके पास था, P1 के पास था, रिक्वेस्ट कर रहा था किसका, R2 का कर रहा था। R2 किसके पास है, P2 के पास है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है R1 को। इसको देखो आराम से ऑब्जर्व करो एक बार, क्या दिखेगा, क्या P1 के पास में है R1 और रिक्वेस्ट कर रहा है R2 का। देखो R1 R2 1 है और 2 को रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब क्या है, 1 है, इसके बाद में क्या आया, इसके बाद में 2 आया, 1 के बाद 2 आया, मतलब असेंडिंग ऑर्डर है, यही है ना, बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। 1 आया, 2 आया, 3 आया, यही होगा ना। 1 के बाद में 2 आया, 1 इसको एलोकेट हो गया, 2 का रिक्वेस्ट कर रहा है। अब P2 का देखो क्या है, P2 के पास में क्या है, 2 है, P2 के पास में 2 है, उसके बाद में क्या आया, 1 आया है, 1 को रिक्वेस्ट कर रहा है, 2 है इसके पास, 1 को रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब इसके बाद में आया 1। ये क्या है, 2 आया, उसके बाद 1 हुआ, ये क्या है, ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। 2 के बाद 1 घटते क्रम है, मतलब क्या, सर्कुलर वेट को अगर डिससेटिस्फाई करना है हम लोग को,
या तो असेंडिंग ऑर्डर में सारा रिसोर्स को एलोकेट करेंगे। मतलब क्या, कुछ एलोकेट होगा, कुछ रिक्वेस्ट किया जाएगा, लेकिन अगला जो रिक्वेस्ट होगा एलोकेशन के बाद वो असेंडिंग ऑर्डर में ही करना है या फिर डिसेंडिंग में करना है, लेकिन पूरे थ्रू आउट द सिस्टम या तो असेंडिंग फॉलो करेंगे या तो डिसेंडिंग फॉलो करेंगे। कैसे? मान लेते हैं असेंडिंग फॉलो कर रहे हैं। मान लेते हैं अभी एक केस, P1 क्या किया, R1 है इसके पास, R2 कर रहा है, O1 के बाद 2 आया, मतलब O1 है, चलो कोई नहीं, सही है, O1 इसके पास में एलोकेटेड है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को किया, अभी असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करें तो O1 के बाद 2 तो कर सकता है रिक्वेस्ट ना, तो ये भी सही है। P2 क्या है, R2 इसके पास में है, 2 है इसके पास में, कोई दिक्कत नहीं है, एलोकेटेड है, ये भी सही है। लेकिन P2 है जो R1 को रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है, क्यों? 2 के बाद R3 रहे, R4 रहे या R5, 2 से ज्यादा ही होना चाहिए, उसी को ये रिक्वेस्ट कर सकता है, यहाँ पर O1 को नहीं कर सकता है। तो ये गलत हो गया, साइकिल खत्म कर लिए ना। देखो यहाँ से जाएगा साइकिल, यहाँ तक ही आएगा, ये कंप्लीट नहीं हुआ ना, ये छूट गया ना, मतलब क्या है, सर्कुलर वेट नहीं रहा। तो बोलो कि सब रिसोर्स में नंबरिंग हुआ क्या? हाँ, हम लोग करेंगे नंबरिंग। सबसे पहले इसको डिसैटिस्फाई करने के लिए हम लोग इनिशियली नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग टू ऑल रिसोर्सेज, सब रिसोर्स को नंबरिंग करेंगे। उसके बाद या तो असेंडिंग ऑर्डर में फॉलो करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में, कोई भी थ्रू आउट द सिस्टम सब प्रोसेस के लिए इंप्लीमेंट होगा। मान लो डिसेंडिंग में कर रहे हैं तब क्या होगा, तो देखो डिसेंडिंग कर रहे थे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, P2 है ना, P2 के पास क्या है, R2 है, चलो कोई दिक्कत नहीं, सही बात है, पॉसिबल है। अब P2 क्या है, R1 को कर सकता है क्या? हाँ, 2 से छोटा है R1, 2 के से छोटा है तो कर सकता है, ये भी सही है। अब P1 के पास में O1 है, कोई दिक्कत नहीं है, O1 कर सकता है, लेकिन O1 के बाद 2 नहीं कर सकता है, तो ये खत्म हो गया। मतलब क्या, फिर से साइकिल यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक आकर रुक गया, ये बीच में साइकिल नहीं बनाना। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सबका एक नंबरिंग करेंगे, इनुमरेशन वैल्यू जो भी होगा 1 2 3 4 कुछ वैल्यू देंगे, और असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रिसोर्स का रिक्वेस्ट किया जाएगा। अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग में नहीं है, मिक्सअप अगर दोनों का रहा तो कैंसिल होगा। मतलब अगर डिमांड ऐसा रहा कि मान लो असेंडिंग को फॉलो कर रहे हैं, कोई प्रोसेस डिसेंडिंग में अगर रिक्वेस्ट कर रहा है, जैसे यहाँ पर क्या किया हम लोग, कैंसिल किए, यहाँ पर एक बार कैंसिल किए, एक बार यहाँ पर कैंसिल किए थे, मतलब साइकिल नहीं होने दिए हम लोग, प्रिवेंट किए, साइकिल नहीं होने दिए। मतलब क्या, सर्कुलर वेट भी हम लोग डिससेटिस्फाई करवा लिए। इसका मतलब क्या है, डेडलॉक का जो भी कंडीशन था वो सबको हम लोग डिससेटिस्फाई करवा लिए। मतलब क्या हुआ, प्रिवेंशन हो गया खत्म। इसीलिए ओवरव्यू बताए थे पहले, ओवरव्यू बताने का ही रीजन था कि अभी देखो खत्म करने में आसान कितना पड़ रहा है। अगर ओवरव्यू नहीं दिए होते पहले तो सब कंडीशन को बहुत ज़्यादा डिटेल में बताना होता है, कि पहले बताया हुआ है, सब आसान से हो गया, समझने में भी आसान पड़ा। जैसे डायरेक्टली डीप जाने से बेटर है क्या, एक स्लाइट ओवरव्यू सबका देना, उसके बाद में जो भी उसका डीप थ्योरी है वहां जाना। स्लाइट ओवरव्यू होगा, रफ आइडिया एक स्केच है, उसके बाद जितना भी डीप जाओ समझ में आसान से आएगा। तो प्रिवेंशन हम लोग कर लिए। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा है डेडलॉक एवॉइडेंस। मतलब एवॉइड कैसे करेंगे, कुछ कंडीशन ऐसा भी था ना, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमेशा नहीं कर पा रहे थे हम लोग, तो जो नहीं कर पा रहे थे कुछ भी रीजन बस, तो क्या करेंगे, हम लोग चाहेंगे कि डेडलॉक नहीं हो। कैसे नहीं हो, एक पॉसिबिलिटी है डेडलॉक का, और उस पॉसिबिलिटी को हम लोग एवॉइड करेंगे कुछ पार्टिकुलर सीक्वेंस में रिसोर्स को एलोकेट करके।
तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो डेडलॉक अवॉइडेंस में हम लोग क्या फॉलो करेंगे, एक बैंकर्स एल्गो है, उस एल्गो के अकॉर्डिंग ही हम लोग एलोकेट करेंगे रिसोर्स